हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। और हम लोग रीजनिंग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। और रीजनिंग का आज का जो टॉपिक है मैथमेटिकल। ठीक है, तो मैथमेटिकल यहाँ पर रीजनिंग यानी अंक गणित, मैथमेटिकल यानी अंक गणित जो है हम तर्क ज्ञान हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को, चूँकि उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म आ गया है, तो उत्तराखंड का जो पीसीएस का फॉर्म आया है 189 पोस्ट की जो है फॉर्म आई है। ठीक है, तो इसके लिए जो भी अगर एसडीएम के पोस्ट पर अगर भरना चाहते हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं उत्तराखंड में अगर आपको रहना है, क्योंकि उत्तराखंड बहुत शांति प्रिय जो है हमारा राज्य है, चूँकि वहाँ ठंडा रहता है अक्सर। तो बहुत से लोग जो है गर्मी जो है उनको सहन नहीं होता है, वो अक्सर जाना चाहते हैं ठंडे। तो ये बहुत अच्छा मौका है। आप इसको जो है ज़रूर फॉर्म जो है फिल कर दें। ठीक है, 3 अप्रैल को लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का आप इंतज़ार नहीं करना है आपको। 3 अप्रैल से पहले पहले आप सभी लोग फॉर्म को ज़रूर फिल कर लें। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उत्तराखंड पीसीएस में हो जाते हैं, फिर सिविल की तैयारी आप करते रहिए, लबासना बगल में है। आप फिर सिविल की तैयारी यानी यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आप जल्द ही लबासना में भी पहुंच जाएंगे। तो बहुत लोगों का ख्वाब है लबासना में पहुंचने का, सभी भाई बहनों का। तो उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म आ गया है, 3 अप्रैल लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप सभी लोग फॉर्म को फिल कर लीजिए। ठीक है, बाकी सारी नोटिफिकेशन मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप वहाँ पर से भी जो है जान सकते हैं। बाकी हाँ, कौन सी किताबें उत्तराखंड के लिए पढ़ना है, कौन सा क्या करना है, ये मैं जो है इसके लिए अलग से आपको सभी लोग जो है लाइव सेशन में आपको डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो है रीजनिंग, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस लेवल के हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज चल रहा है। ठीक है, इसके 2 लेक्चर होंगे। एक लेक्चर ये, क्योंकि इस पर प्रैक्टिस आप जितना कर पाएंगे ना, उतना आप इस पर अच्छी पकड़ बना लेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकल रीजनिंग हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या होता है, तो जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग में है क्या, जैसे मान लो कि शेर है, बकरी है, मुर्गी है। तो इसमें अक्सर क्या रहता है कि भाई शेर के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। बकरी के भी कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। मुर्गी के भी कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, है ना। तो मुर्गी के 4 नहीं, 2 होते हैं, है ना। आपके कितने पैर होते हैं, तो आपके भी 3 पैर, सॉरी 2 पैर होते हैं, है ना। तो सभी के कितने होते हैं, 2 पैर है। तो अपवाद स्वरूप कभी कभी 3 हो जाते हैं, कभी कभी आपके उंगलियां जो है 5 के बजाय 6 हो जाती हैं, वो अपवाद स्वरूप है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है अक्सर देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। बाकी और एग्जाम्स में किस तरह के आपको देखने को मिलेगा कि भाई कोई मान लो कोई मीटिंग है, मीटिंग में 10 लोग हैं। ठीक है, 10 लोग जब मीटिंग करके अब जाते हैं, भाई कोई भी मीटिंग करके जब सभी लोग जाते हैं तो एक दूसरे से क्या मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो एक दूसरे से कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे, इनकी संख्या जो है पूछ ली जाती है कि एक दूसरे से कितनी बार जो है एक लोग जो है हाथ मिलाएंगे। तो इनकी संख्या अक्सर जो है पुटअप कर लिया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा अंत तक देखें, क्योंकि यह जो टॉपिक चल रहा है, यह जो मैथमेटिकल रीजनिंग का यह टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी के लिए। स्टेट पीसीएस के लिए तो है ही, लेकिन खासकर यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 या 1 से 2, 2 से 3 मान के चलिए कि 2 से 3 प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितनी बतखें कम से कम संख्या में, यानी कम से कम संख्या में आपको निकालनी है, फॉर्मेशन बनाकर तैर सकते हैं। फॉर्मेशन मतलब एक क्रम बना करके तैर सकती हैं, है ना। जैसे ये हो गया हमारा जो है पानी। तो यहाँ पर जो बतख हैं, ठीक है, तो बतख है,
ये हो गए बतख ना। अच्छा आर्ट तो नहीं आता मुझे। ये हो गया आपका पानी। इसमें ये कह रहा है कि फॉर्मेशन बनाकर मतलब एक के पीछे एक, ठीक है, क्रम बना करके कुल कितने जो है तैर तैर सकती हैं। यदि एक बतख के आगे दो बतख हों, एक बतख के आगे दो बतख हों, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने बनाया भी है। मैंने इस हिसाब से तो बताया नहीं है कि तीन होंगे चार होंगे। चलिए मान लेते हैं कि ये है बतख, तो इसके आगे कितने बतख हैं? तो इसके आगे भैया एक और दो, ये दो बतख हैं, ठीक है, दो बतखें हैं। और एक बतख के पीछे भी दो बतख हैं। अच्छा देखो, इस बतख के पीछे, तो पीछे इसका इधर होगा, तो इसके पीछे भी क्या है? दो बतख हैं। और दो बतखों के बीच में एक बतख है, ठीक है। दो बतखों के बीच में कितने बतख हैं? एक बतख है। यानी बतखों की टोटल जो संख्या है वह भैया कितनी है? तीन है, ठीक है। तीन, अगर इस क्रम में बतख जो है तैरेंगे, आगे बढ़ेंगे इस फॉर्मेशन में, तो इस फॉर्मेशन में तो बतखों की संख्या टोटल कुल कितनी हो जाएगी? तीन। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें बहुत जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा? तो भैया एक पेड़ है, पेड़ की जो ऊंचाई है वह है ना, तो पेड़ की जो ऊंचाई है वह 60 मीटर है। यानी पेड़ जो है 60 मीटर नहीं, 60 फीट, 60 फीट की जो है एक पेड़ की है, ठीक है। तो पेड़ की जो ऊंचाई है वो 60 फीट है, ठीक है। अब यह बंदर इस पेड़ पर क्या करता है? चढ़ता है, ठीक है। कह रहा है कि यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है, 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है, तो ये जो बंदर है, ठीक है, तो ये जो बंदर है, ठीक, तो ये बंदर है, जब ये उछलता है तो कितना फीट उछलता है? 3 फीट। कितना उछलता है? 3 फीट ऊपर उछलता है, ठीक है। लेकिन तुरंत 2 फीट नीचे फिसल जाता है। तुरंत मतलब जैसे ही जब चढ़ता है वैसे ही 2 फीट नीचे आ जाता है, 2 फीट नीचे आता है, ठीक है। 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में वो चढ़ता कितना है? 1 सेकंड में वह कितना चढ़ता है? तो 1 सेकंड में अगर चढ़ने की प्रक्रिया अगर हम देखें, अगर वह कितना क्लाइम कर पाता है, तो भैया 1 सेकंड में भैया 3 फीट 3 फीट जो है चढ़ता है, लेकिन 2 फीट उसी दौरान फिसल जाता है। तो इसका मतलब यह है कि वह केवल 1 सेकंड में 1 फीट ही चढ़ पाता है। 1 सेकंड में कितनी बार चढ़ पाता है? 1 फीट ही चढ़ पाता है। अच्छा, चढ़ना कितना है? 60 फीट चढ़ना है। तो अगर 60 फीट आपको चढ़ाई करना है इस बंदर को, तो इस बंदर को 60 फीट चढ़ने के लिए हम अगर ये कहें कि 57 सेकंड में, 57 सेकंड में कितना? 1 सेकंड में 1 फीट, तो 57 सेकंड में तो आप कहोगे 57 फीट चढ़ेगा। कितनी फीट चढ़ेगा? 57 फीट। अब अगले सेकंड में, ठीक है, जस्ट इसके अगले सेकंड में, अगले 1 सेकंड में, 1 सेकंड में वह कितना उछलेगा भैया? उछलेगा तो 3 ही फीट। लेकिन जब 3 फीट यानी 57 जब चढ़ चुका है, मान लो ये 57 फीट चढ़ चुका है, तो जैसे ही 3 फीट और उछलेगा तो वो तो पहुंच जाएगा ऊपर, वो पहुंच जाएगा ऊंचाई पर। जब ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तब थोड़ी फिसलेगा, मतलब वह 3 फीट अब ये चढ़ जाएगा, क्योंकि फिसलने का आप कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 60 फीट पर पहुंच जाएगा। 57 से 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 60 फीट। 60 फीट पर पहुंचेगा तब थोड़ी फिसलेगा, फिसलता तब जब और नीचे ही रहता। बात समझ में आ रही है? तो ये 60 फीट जो है ये पहुंच जाएगा अगले 1 सेकंड में। तो टोटल कुल कितना टाइम हो गया? 57 और एक कितना हो गया? 58 सेकंड उसको लगेंगे ऊपर चढ़ने में। बात समझ में आ गई? क्लियर है? एक बार फिर से आपको बता दूं, बंदर 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है, उसी दौरान 2 फीट नीचे खिसक जाता है। तो मतलब 1 सेकंड में केवल 1 ही फीट चढ़ता है वो।
तो हम ये कह सकते हैं कि 57 एक सेकंड में 1 फीट, तो 57 सेकंड में 57 फीट वो चढ़ेगा। अच्छा, 57 फीट जब ये चढ़ जाएगा, फिर अगला जब 1 सेकंड आएगा तो वो 3 फीट और चढ़ेगा। 3 फीट चढ़ेगा तब यह कहाँ पे पहुंच जाएगा, 57 और 3 कितना हो जाएगा, 60। जब ऊपर पहुंच जाएगा तब थोड़ी फिसलेगा, जब ऊपर ही पहुंच गया तो कहाँ फिसलेगा, ठीक है, तब फिसलेगा ही नहीं। और तब फिसलेगा नहीं तो मतलब 60 फीट हो गया। 57 और 3 कितना हो जाएगा, 60 फीट। तो अगले 1 सेकंड, 57 सेकंड इधर, 1 सेकंड और, टोटल हो गया 58 सेकंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चले अगला देखे प्रश्न। एक टूर्नामेंट में 14 टीमें खेली, लीग चरण में। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं यूपीएससी में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल भी आप लोग स्किप नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। पढ़ाई के दौरान आपको कोई अन्य बातें नहीं सोचनी है। बहुत से बच्चे यहाँ पे कमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, आपस में ही कमेंट करते हैं, पता नहीं कौन लोग हैं भैया, ये कौन श्रद्धा को ढूंढता है, कौन मनोज को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे श्रद्धा और मनोज को ढूंढना बंद करिए, पढ़ाई पर फोकस करिए। एक बार अगर आप कामयाब हो गए तो बहुत से श्रद्धा, बहुत से मनोज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई पे फोकस करिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ। तो एक टूर्नामेंट में 14 टीमें हैं। कितनी टीमें हैं, 14 टीमें, ठीक है। लीग चरण में प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम से केवल एक मैच खेलता है, एक ही बार खेलता है। लीग चरण के बाद शीर्ष की 4 टीमें, जब लीग चरण खत्म होता है तो शीर्ष की जो 4 टीमें हैं वो सेमीफाइनल में पहुंचती। कहाँ पहुंचती हैं, सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में 2 मैच होते हैं और अंततः सेमीफाइनल से फिर फाइनल की ओर पहुंचता है। और फाइनल पहुंचेगा तो भैया एक ही मैच होगा 2 टीमों के बीच में, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे जो कुल टीमें हैं, मैं यहाँ पे नंबर वाइज लिख रहा हूँ। कुल टीमें हैं, एक मान लो टीम नंबर 1 है, टीम नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। कुल कितनी टीमें हैं, 14 टीमें हैं। नंबर वाइज हमने कर दिया टीमों को, टीम नंबर 1, टीम नंबर 2, टीम नंबर 3, इसी तरह से टीम नंबर 14। हम अगर आपसे कहें कि ये जो टीम है, अगर हम कहें टीम 1 है, सबको एक ही बार मैच खेलना है पहले लीग चरण में, तो एक किसके किसके साथ खेलेगा भाई, एक जो है 2 के साथ खेलेगा, एक एक बार मैच खेलेगा, तो एक के साथ 2 मैच खेलेगा। एक जो है तीसरे वाली टीम के साथ खेलेगा, फिर यही चौथे वाले टीम के साथ खेलेगा, फिर एक 5वें वाले टीम के साथ खेलेगा, 6वें 7वें, कितनी बार खेलेगा, तो एक खेलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी एक जो है कुल कितने मैच खेलेगा, अन्य टीमों से 13 मैच खेलेगा। कुल कितने मैच खेलेगा, 13 मैच। अच्छा, अब मैं बात करूं दूसरे वाले के लिए, तो बड़े अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब अगर ये दूसरी टीम की बात करूं, टीम नंबर 2 कि टीम नंबर 2 जो है कुल कितने मैच अगर खेलेगा, तो टीम नंबर जो 2 है तो एक के साथ तो अब होगा नहीं, क्योंकि 1 और 2 तो खेल चुके हैं। 1 और 2 कहिए चाहे 2 और 1 कहिए, ये मैच हो चुका है और एक बार मैच होगा तो दोबारा मैच नहीं खेला जाएगा उसी टीम के साथ। तो अब ये किसके साथ खेलेगा, तो भैया एक टीम नंबर 3 के साथ खेलेगा, टीम नंबर 2 टीम नंबर 4 के साथ खेलेगा, 5 के साथ खेलेगा, क्योंकि इनके साथ टीम जो 2 है इनके साथ तो अभी हुआ नहीं है मैच, केवल एक के साथ हुआ था। जब एक वाला मैच जो है 2 के साथ खेला था, तो चाहे 1 2 कहिए चाहे 2 1 कहिए, वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। तो कितने मैच होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से आप गिनतेंगे तो यह टोटल कुल कितना आ जाएगा, 12 मैच हो जाएंगे। कितने मैच खेलेगा, 12 मैच खेलेगा। साफ बात समझ में आ रही है, ये हो गई। अब अगर हम बात करें टीम नंबर 3 की, तो टीम नंबर अगर 3 देखा जाए, तो टीम नंबर 3 1 के साथ 3 ऑलरेडी हो चुका है, तो चाहे 1 के साथ 3 कहिए चाहे 3 के साथ 1 कहिए, मैच ऑलरेडी हो चुका है, तो इनको आपको नहीं लेना है, ठीक है। यानी 3 के साथ 1 नहीं लेना है, क्योंकि ये मैच ऑलरेडी हो चुका है और इस वाले में काउंट हो चुका है। तो चाहे 1 के साथ 3 कहिए चाहे 3 के साथ 1, आपस में तो एक बार मैच खेल ही चुके हैं। अच्छा, 3 के साथ 2 के साथ 3 हो चुका है मैच यहाँ पर, जब टीम नंबर 2 3 के साथ खेला था, तो 3 से 2 नहीं करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है। यानी इसी तरह से यह क्रम घटता हुआ चला जाएगा। 4 वाला जो है 10 टीम खेलेगा, 5 वाला जो है 9 टीम खेलेगा,
6 वाला जो है 8 टीम खेलेगा। बात समझ में आ रही है? एक एक घटता जाएगा, ये 6 मैच खेलेगा, ठीक है, क्योंकि ये इनके अन्य के साथ ऑलरेडी खेल चुका है, ठीक है। इसी तरह से 8 जो है यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी जो शेष बचेगा, और 9 जो हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, और ये 10 जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 11 जो है 2 हो जाएगा, ठीक है, 12 जो है आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लें, 13, 12, 11, 10, 9, 8, अच्छा 7 मैंने नहीं लिखा तभी कह रहे हैं कहाँ 1 चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 के बाद 7, 6, 5, 3, 2, 1, और ये हो गया, ठीक है, 7, 6, 5, देखो फिर कहाँ दिमाग है भाई, 4 फिर भूल गया, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1, ठीक, बस 1 का मतलब ये किसके साथ खेलेगा, अगले वाले के साथ। क्लियर है? बात समझ में आ गई है कि नहीं? फिर से एक बार समझाता हूँ। पहला जो टीम नंबर 1 है, ये टीम नंबर 1 चूंकि एक एक टीम से खेलेगा, तो टीम नंबर 1 2 के साथ खेला, टीम नंबर 1 3 के साथ खेला, टीम नंबर 1 4 के साथ खेला, टीम नंबर 1 5 के, कुल कितने मैच खेलेगा, तो इसी तरह से भाई 13 बार खेलेगा। अब टीम नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो टीम नंबर 2 किसके साथ खेलेगा, 3, एक के साथ नहीं होगा, क्योंकि एक के साथ 1 2 तो खेल चुके हैं आपस में, तो 2 1 थोड़ी होगा, ये ऑलरेडी खेल चुके हैं, तो इनकी संख्या 12। इसी तरह से ये घटते क्रम में होंगे। अब मैचों की जो कुल संख्या होगी, मैचों की कुल संख्या जो होगी, तो मैचों की कुल संख्या कुल कितनी हो जाएगी भैया, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, सीधा सीधा अगर 1 से लेकर के क्रम से लिखा है भाई, 13 12 10, ये क्रम से लिखा है, हम इधर से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक, 13 तक, कहाँ तक, 13 तक। तो फार्मूला होता है n+1/2 मैचों की संख्या निकालने के लिए। तो n का मान कितना है, कुल संख्या कितना है, इसमें नहीं गिनना है, यहाँ गिनना है, 1 2 3 कितने हैं टोटल, तो टोटल जो है 13 है, तो यहाँ पे आपको 13 रख देना है। तो 13 ब्रैकेट में 13 + 1/2, ठीक है, ये मैंने मैथ में आपको फार्मूला बताया था, अगर याद होगा तो आपको। तो 13 × 14/2, 2 से काटेंगे ये 7 हो जाएगा, 13 सते 91, कितना हो जाएगा, 91। यानी एक एक मैच वाले, सिंगल वाले मैच कुल कितने हुए, जो एक एक टीम से ही केवल खेलते हैं, तो वो कुल 91 मैच हो गए। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? तो एक कुल कितने मैच हो गए, 91 मैच हो गए। ये 91 मैच सिंगल मैच। अब आता है भैया सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में कितनी टीमें हैं, 4। अब 4 टीमें होंगी तो मैच कितने होंगे भाई, एक दूसरे से एक तो मैच खेलेंगे, आपने सेमीफाइनल तो देखा ही है, तो कितने और मैच होंगे, 2 मैच होंगे। फाइनल में कितने मैच होंगे भैया, फाइनल में केवल एक दूसरे के विपक्षी टीम जो सेमीफाइनल में जीतेगा उन दोनों में से, तो अगली अगली टीम जो है केवल 2 टीमें पहुंचेंगी, मैच होगा केवल 1। यानी कुल कितने हो गए, तो 91 और ये 3, यहाँ पे कुल टोटल 94 मैच जो है खेले गए। बात समझ में आ गई भैया कि नहीं? नहीं समझ में आई तो इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखना, और यह MPPCS 2016 में यह प्रश्न आया हुआ। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक रेस्तरां में 3 प्रकार का फल, 3 प्रकार के फलों का रस मिलता है। रेस्तरां यानी जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का जो मालिक है, इस बारे में एक सर्वेक्षण करता है, और इस सर्वेक्षण में निम्नांकित आंकड़े प्राप्त होता है उसे। क्या तो देखता है, तो 45 लोगों को पहले वाला फल पसंद है, जो तो जब इस तरह से हो, तो चूंकि फल जो है वो 3 तरह के हैं, कितने हैं, 3, तो एक आप सर्किल बनाइए। क्या बनाना है आपको, एक सर्किल बनाना है इस तरह से, ठीक है। ये हो गया पहले प्रकार का फल का जूस, और ये हो गया दूसरे प्रकार के फल का जूस, और ये हो गया तीसरा प्रकार के फल का जूस। तो पहला दूसरा तीसरा ये प्रकार हैं जो फलों के हैं, ठीक है। तो कहता क्या है भाई कि 45 लोगों को पहला 45 लोगों को पहला वाला
जो है पसंद है, पहले वाला पसंद है, यानी पहला वाला जो जूस है वह पसंद करता है, उसका जूस पसंद करता है, रस पसंद करता है। तो इसको अभी इसमें नहीं भरना है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम भरते किनमें हैं, जो ठीक है 40 लोगों को तीसरे वाला फल पसंद है और 20 लोगों को तीनों ही पसंद है। तो सबसे पहले तीनों वाला, तो ये जो देखो, जो ये याद रखिए, ये जो है ये पहले और दूसरे के लिए है, यानी दूसरे और पहले का कॉम्बिनेशन है। दूसरा और तीसरे के लिए ये है, और पहला और तीसरे के लिए ये है। ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये तीनों का होता है, पहला का, दूसरा का, तीसरा का। तो तीनों लोग को जो तीनों 30-20 लोग ऐसे हैं जो तीनों ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे, 20। कितना रखेंगे, 20। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, 30 लोगों को इनमें से कम दो पसंद है। 30 लोगों को क्या पसंद है, इनमें से कम दो पसंद है। चलो उसको तो अब हम यहाँ पे भर लेते हैं। तो 30 लोगों को कम से कम दो, कम से कम दो। तो 30 लोगों को कम से कम दो जूस जो है पसंद है। ठीक है, तो पूछा क्या है, पसंद है। तो कितने लोगों को कम से कम एक प्रकार के फलों का रस पसंद है। तो अब ये जो पहला दूसरा ये जो 30 लोगों को हम मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये वाला और ये वाला, इन तीनों का जो कम से कम 30 लोग ऐसे हैं, इनमें कम से कम दो पसंद करते हैं, कम से कम दो पसंद करते हैं। कम से कम दो का पसंद करने का मतलब चाहे ये और ये हो, चाहे ये और ये हो, चाहे तीनों हो। तो यहाँ पर हम रखेंगे, हम 10-10 एक मान करके रख दे रहा है। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 तो बाद में जुड़ ही जाएगा, इसके लिए कोई ठीक है। तो ये हो गया संख्या, क्लियर है। अच्छा, फिर कह रहा है, ये हो गया, फिर कह रहा है 30 लोगों को इनमें से कम ये हो गया, 20 लोग हो गए। अब आ जाते हैं सिंगल वाले। 45 लोग कैसे थे, पहला पसंद कर रहे थे। 45 लोग कौन थे, पहला वाला पसंद कर रहे थे। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो 10 और 20 कितना हो गया, 30। 30 और 10 ये पहला वाला गोला है, देख रहे हैं ना, पहला वाला गोला। तो पहले वाले गोले में, ठीक है, 10 20 30 40 हो गया, और कुल कितने थे, कुल 45 थे। तो यहाँ कितना बचेगा, 5। दूसरा वाला, अब ये गोला देखें तो दूसरे वाले को जो पसंद कर रहे थे वो कितने थे, वह 60 लोग थे। 60 लोग ऐसे थे जो दूसरा पसंद कर रहे थे। तो अब ये दूसरा वाला गोला कुल काउंट कर लो, तो 10 20 और 10 ये 40, और यहाँ कितना बचा, 20 बचा। अच्छा, तीसरे वाले लोग कितने पसंद कर रहे थे, 40। तो ये तीसरा वाला गोला देखो, तो तीसरा वाले गोले में अगर देखें तो 20 10 30 40, तो बचा कितना, 0, मतलब एक भी नहीं। अब पूछा है, क्या पूछा था कि कितने लोगों को कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब क्या होता है। तो कम से कम एक का तात्पर्य यह होता है कि कम से कम एक पसंद करता है, दो भी पसंद कर सकता है, तीन भी कर सकता है। तो ये केवल एक वाले हैं, ये केवल दो वाले हैं, और ये तीनों वाला है। तो हम सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो 10 10 20 20 40 40 20 60 10 70 5 75, यानी कुल फलों का कुल कितने लोग हैं, 75 लोग हैं। कुल कितने लोग हैं, 75 लोग हैं। ठीक है, 75 लोग पर्सन ऐसे हैं जो कम से कम एक जूस जो है पसंद ही करते हैं। चले अगला प्रश्न। 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया। तो 18 ने संगीत और एक ने कला। तो केवल संगीत और कला है, तो दो सर्किल आप इस तरह से बनाएं। दो सर्किल हमने बना लिए, एक संगीत के लिए और एक कला के लिए। ठीक है, 18 ने संगीत। तो जब सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जब भी अगर इस तरह से आप वेन डायग्राम करें तो सबसे पहले हमेशा बीच वाला भरना करें। अब बीच वाले का मतलब ऐसे लोग जो संगीत और कला दोनों पसंद करते हैं। तो पहले वही देखें संख्या कितनी है उनकी। तो दो व्यक्तियों ने, दो लोगों ने कला और संगीत दोनों लिए। तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। क्लियर है। अच्छा, 50 कुल छात्र थे, 50 कुल छात्र थे। 18 ने क्या लिया था, संगीत। 18 ने क्या लिया था, संगीत। जिसमें से ये 2 हो चुके हैं, जिसमें से 2 हो चुके हैं, तो बचे कितने, 16। 16 और 2 18, देख रहे हैं ना। तो 16 2 18 वाला संगीत हो गया।
ठीक है, 26 ने कला लिए थे तो 2 इसमें ऑलरेडी है, तो यहाँ कितने बचेंगे 24। अच्छा, अब इनको जोड़ लो तो 24 और 16 ये हो जाएगा आपका 40, 40 और ये हो जाएगा 42। कुल कितने लोग हैं इसमें, इसमें टोटल लोगों की संख्या 42 है। ठीक है, कुल कितने छात्र थे 50, 50 में से 42 अगर हम घटा दें तो बचेंगे 8। ये 8 वे लोग हैं न तो संगीत लिए हैं और न ही कला लिए हैं। तो यही तो पूछा है कि जो न संगीत लिए हों न ही कला लिए हों ऐसे लोगों की संख्या कितनी है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने केवल 8 प्रश्नों को हल किया। कितने प्रश्नों को हल किया, 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया और प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक प्राप्त किए। कितना प्रतिशत, 50% अंक प्राप्त किए। यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा के सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे तो उस परीक्षा में कितने प्रश्न थे। ठीक है, प्रश्नों की संख्या पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, प्रश्नों की संख्या। ठीक है, अच्छा 50% वह अंक प्राप्त करता है तो हम मान लेते हैं जो प्रश्नों का अंक है, प्रश्नों की जो संख्या है, प्रश्नों तो उस परीक्षा में कितने प्रश्न है तो प्रश्नों का जो अंक है, एक प्रश्न का जो अंक है हम मान लेते हैं कि एक प्रश्न जो है अंक है कितने अंक का, यक्ष अंक। कितने अंक का, यक्ष अंक का प्रश्न है। ठीक है, अब वह कितना प्रश्न हल करता है, 8 प्रश्नों को हल करता है। तो 8 प्रश्नों को हल करेगा तो भैया एक प्रश्न यक्ष अंक का है तो 8 प्रश्न कितने अंक के होंगे, तो आप कहोगे 8 यक्ष अंक के होंगे। क्लियर है। एक प्रश्न, ठीक है, प्रश्नों का अंक, यहाँ पे थोड़ा सा शब्द लिख लीजिए, एक प्रश्न का अंक, एक प्रश्न का अंक अगर यक्ष अंक है, ठीक है, तो 8 प्रश्नों का कितना होगा, तो आप कहोगे 8 यक्ष अंक होगा। क्लियर है। अच्छा, प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक प्राप्त किया। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में वह कितना अंक प्राप्त किया, यानी यक्ष अंक नहीं पाता है, यक्ष का 50% पाता है। 50% का मतलब होता है भैया 50/100, तो 50 1 का 50, 50 दूनी 100, यानी यक्ष बटे 2 अंक प्राप्त करता है। 50% मतलब आधा भाई। ठीक है, जब अगर वह पूरा सही लिखता तो पूरा अंक मिलता, लेकिन उसको क्या मिलता है, आधे अंक मिलते हैं, मतलब 50% ही। अगर 4 नंबर का तो 2 नंबर मिलता है, 1 नंबर का तो आधा नंबर मिलता है। क्लियर है। अच्छा, लेकिन अगर वह जब 50% अगर अंक प्राप्त करता है, ये एक अंक का है, तो 8 यक्ष अगर है तो कितना हो जाएगा, इसका भी आधा ही हो जाएगा, यानी 4 यक्ष अंक वह क्या करता है, प्राप्त करता है। इतनी बात समझ में आ गई है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अगर वह पूरा लिखता तो उसको 8 यक्ष अंक पूरे मिलते, लेकिन उसको मिलता है केवल 50%। हर प्रश्न जितने भी प्रश्न करता है उसको 50% ही मिलता है। तो 50% मिलता है मतलब इसका आधा हो जाएगा, यानी वह कितना अर्जित करता है, 4 यक्ष अंक अर्जित करता। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई तो ये कह रहा है कि उस परीक्षा में कुल उसने 40% अंक प्राप्त किए। कितना अंक प्राप्त किए, 40%। इसका मतलब यह है कि ये जो अंक प्राप्त किया है 40%, यह किसके बराबर है, 4 यक्ष के बराबर है। किसके बराबर है, 4 यक्ष के बराबर है। ठीक है, तो कुल कितना हो जाएगा, यानी कुल, तो जब भी कुल निकालेंगे तो ये मैंने आपको डायरेक्ट जो है ट्रिक बताया हुआ है, 4 यक्ष बटे कितना कर लोगे, 40 और इंटू 100, तो 4 दहा में 40, 10 से इसको काटोगे 10 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 10 यक्ष। 10 यक्ष क्या है, कुल अंक है। 10 यक्ष क्या है, कुल अंक है। कुल अंक कितना है, 10 यक्ष है। तो प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, प्रश्नों की, ठीक है, यहां ध्यान में रखिए ये कुल प्रश्न 8 नहीं थे। ठीक है, प्रश्न ही वह केवल 8 ही प्रश्न कर पाता है, जितने भी पेपर में थे उसमें 8 ही प्रश्न का वो जवाब देता है। तो ध्यान में रखिए ये 8 यक्ष कुल अंक नहीं है, कुल अंक आया आपका 10 यक्ष। क्लियर है। अब 10 यक्ष अगर कुल अंक आ गया मेरे भाई, तो प्रश्नों की जो संख्या होगी भैया 10 यक्ष कुल अंक है, तो कुल अंक में से हम जो एक प्रश्न का अंक है अगर उससे हम भाग दे दें तो हमको प्रश्नों की संख्या मिल जाएगी, यानी प्रश्नों की जो संख्या होगी वह हो जाएगी 10। एक बार फिर से समझिए, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे इसमें।
हमने एक प्रश्न का अंक कितना मान लिया, यक्स अंक, ठीक है, लेकिन वह यक्स अंक नहीं पाता हर प्रश्न में, यानी हर प्रश्न में वो आधा पाता है। आधा मतलब यक्स बटे 2, तो 8 प्रश्नों को वो हल करता है, तो 8 यक्स नहीं पाएगा, वो आधा पाएगा, मतलब 4 यक्स। इतनी बात समझ में आ गई, 4 यक्स पाता है। अच्छा, अब ये 4 यक्स कितने के बराबर है, कह रहा है 40% के बराबर है। ये 4 यक्स 40 जो है 40% जो है 4 यक्स के बराबर है, ठीक है ना, 40 यक्स या 4%, 4 यक्स के बराबर है। तो अब यह बताइए कि कुल जो अंक होगा वह कितना हो जाएगा। तो जो कुल अंक होगा तो आप कहोगे 4 यक्स, ये इधर जाएगा तो बटे में होगा 40%, 40 को लिखोगे 40 बटे 100, 100 ऊपर चला जाएगा। तो ये हमने हल कर लिया तो इतना आ गया, ये कुल अंक आया, ये कुल अंक आया। मतलब कि उस प्रश्न पत्र में कुल जितने टोटल अंकों के अंक हैं वह 10 यक्स है। प्रश्नों की संख्या निकालनी है, हर प्रश्न यक्स अंक का है, तो 10 यक्स में कुल कितने प्रश्न होंगे, यक्स से भाग दीजिए, अंकों से भाग दीजिए, प्रश्न की संख्या अपने आप जो है पता चल जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वह बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार। एक बंदर ने किसी फिसलनदार 16 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है, ठीक है, 16 मीटर ऊपर जो है एक खंभे पर चढ़ता है। तो एक खंभा बना लेते हैं, तो ये हो गया खंभा, तो ये हो गया पोल, तो ये कुल ऊंचाई जो है कितनी है, 16 मीटर है। अब बंदर जो है इस पर चढ़ना शुरू करता है, तो बंदर अब इस पर जो है चढ़ना शुरू करता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि वह 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, 1 मिनट में कितना चढ़ता है, 1 मिनट में 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, ठीक है, 1 मीटर चढ़ता है। अगले मिनट में 1/4 फिसल जाता है, ठीक है। अगले मिनट में यानी अगले जस्ट मिनट में क्या होता है, फिसल जाता है, चढ़ता नहीं है, फिसल जाता है। कितना, 1/4, 1/4 का मतलब 0.25 मीटर फिसल जाता है। अच्छा, एक में से 0.25, अगर हम ये कहें कि उसने 2 मिनट में कितना चढ़ा, 2 मिनट में वह कितना चढ़ा, 2 मिनट में आप कहोगे वो जो चढ़ा है तो 1 मीटर चढ़ा है, फिर इतना फिसल गया, तो 1 में से 0.25 क्या करोगे, घटा दोगे, तो आप कहोगे 0.75 मीटर ही वह चढ़ पाता है 2 मिनट में। तो हर 2 मिनट में यही प्रक्रिया होगी, हर 2 मिनट में क्या होगी, यही प्रक्रिया होगी कि 2 मिनट में वह कितना चढ़ पाता है, 0.75 मीटर। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगले 10 मिनट में, अगले 10 नहीं 20 मिनट में, अगले 20 मिनट में, ठीक है, अगले 20 मिनट में, तो हर 2 मिनट में इतना चढ़ता है, तो अगले 20 मिनट में, तो 20 मिनट में कितना होगा, 10, देखो 2 मिनट में चढ़ा 0.75, तो 20 मिनट में कितनी बार चढ़ेगा, 20 मिनट में कितना होगा, तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप कहोगे भैया हम मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान में रखना 2 का गैप है, ठीक है। तो 2 देखो, 2 2 4 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, कितनी बार आया, तो कहोगे आप 10 बार आया। कितनी बार आया, 10 बार आया। भैया समझ रहे हो ना मेरी बात, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात समझ में आ रही है। तो हमने कहा कि 2 मिनट में इतना चढ़ता है, प्रत्येक 2 मिनट में इतना चढ़ता है, तो अगले 20 मिनट में कितना चढ़ेगा, तो आप कहोगे अगले 20 मिनट में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कितना 10 बार है, 10 बार है, ध्यान रखें 20 से मल्टीप्लाई मत कर देना। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 मीटर, यानी 10 मल्टीप्लाई मतलब 7.5 मीटर चढ़ेगा। कितना चढ़ेगा, 7.5 मीटर। फिर अगर मैं कहूँ अगले 20 मिनट में कितना चढ़ेगा, फिर अगले 20 मिनट में भी, यह 20 मिनट में 7.5, तो अगले 20 मिनट में भी कितना चढ़ेगा, 7.5 मीटर चढ़ेगा।
कुल कितना चढ़ चुका, तो 20 और 20 कितना हो गया, 40 मिनट हो गया। 40 मिनट में वो कितनी चढ़ाई कर लिया, तो 7.5 7.5 कितना हो जाएगा, 15 मीटर। कितना है ये, 16 मीटर है। कितना है ये, 16 मीटर है। अब जब अगली बार चढ़ेगा, जब अगली बार चढ़ेगा तो 1 मिनट में कितना चढ़ता, 1 मीटर। 15 मीटर चढ़ चुका 40 मिनट में। अब अगले मिनट में, जस्ट अगले मिनट में, अगले 1 मिनट में वह कितना चढ़ेगा, तो 1 मीटर चढ़ेगा। और जब 1 मीटर चढ़ेगा तो वह टॉप पे पहुंच जाएगा। जब पहुंच जाएगा तब तो थोड़ी फिसलेगा। तब तो ये हो गया भैया, अब ये हो गया आपका 16 मीटर। 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16 मीटर। यानी कुल कितना टाइम लगा, 40 और 1 मिनट इधर, कुल 41 मिनट लेगा। तो यहाँ पे 41 तो है नहीं आंसर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। और यह देखिए आपके यूपी पीएससी आरओ एआरओ 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। कितना अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा सभी चीजें, और नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे भाई। यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया था, ठीक है। देखो 2 मिनट में इतना चढ़ा, तो हम कहें 4 मिनट में कितना चढ़ेगा, तो आप कहोगे कि 4 मिनट में चढ़ेगा, इसी का डबल हो जाएगा, मतलब 1.5 मीटर चढ़ेगा, है ना। फिर 4 मिनट में इतना चढ़ा, फिर हम कहें 6 मिनट में कितना चढ़ेगा, तो आप कहोगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हमने 4 किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 किया तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 अगर मिनट की बात करें तो 4 से मल्टीप्लाई करें, तो 20 मिनट की बात करें तो 10 से करेंगे, आधा से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में बात आ रही है भाई। 2 मिनट में इतना चढ़ा तो 4 मिनट में कितना चढ़ेगा, तो इसी का डबल तो हो जाएगा, इसी का डबल हो जाएगा। तो 4 का हम, जब हमने 4 मिनट कहा, 4 मिनट कहा तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। इसमें किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। जब हम 6 मिनट कहेंगे तो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी जितना मिनट कहा जा रहा है उसका आधे से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो हम 20 मिनट में हम कर रहे हैं तो उसके आधा मतलब 10, फिर 20 मिनट हमने 10, तो 20 और 20 40। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखें, यह बहुत अच्छा प्रश्न है। एक संतरे की कीमत 7 रुपए है और एक तरबूज की कीमत 5 रुपए है, ठीक है भैया। श्याम ने दोनों फल खरीदे, कितने में खरीदे, 38 रुपए में। तो एक संतरा है, एक संतरे की जो कीमत है वह है 7 रुपए, ठीक है। एक जो तरबूज की कीमत है वह है 5 रुपए, ठीक है। अच्छा, यह दोनों खरीदता है, यह दोनों खरीदता है, कितना कितना खरीदता है ये नहीं पता है, लेकिन टोटल जो कास्ट आता है वह आ जाता है 38 रुपए। अच्छा एक चीज ये बताओ, 7 के अगर टेबल में देखें, जैसे 5 है, ठीक है ना, 5 आप समझ रहे हो, तो 5 है। 5 को अगर भाई 2 खरीदता है तो 10 रुपए होगा, यानी 5 का जो गुणक होगा 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, यही सब तो होगा, है ना। लेकिन हमको कितना चाहिए, 38। तो हम समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि ये 38 में 8 कैसे आएगा, ये 8 कैसे आएगा। क्या 7 में 3 आता है, हाँ आता है, 63 आता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमको 38 ही चाहिए, हमको कितना चाहिए, 38। अच्छा थोड़ा सा आप यहाँ पर देखो, 7 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पचे 35। क्या हम 35 ले सकते हैं, मतलब हम क्या 5 संतरे ले सकते हैं। एक संतरा का कीमत 7 रुपए, तो 5 संतरे का कीमत 35 रुपए, सीधी सी बात है। तो क्या 35 हम यानी 5 संतरे ले सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि 5 संतरे लोगे तो 5 संतरे का दाम तो 35 रुपए, जब यही हो गया कुल 38 रुपए है, तो अब एक तरबूज भी खरीदोगे तो कितना हो जाएगा, 35 और 5 40, अब है 38 रुपए। मतलब 5 संतरे आप नहीं ले सकते, 5 संतरों को आप नहीं खरीद सकते। तो अब 5 से ज़्यादा जाना भी नहीं है, क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं 28। अगर कितने संतरे खरीदे, तो 1 2 3 4, 4 संतरे अगर खरीदता है तो एक संतरे का दाम जो है 7 रुपए, तो 7 चौक 28 रुपए, प्लस अब एक अगर वह तरबूज खरीदता है
तो एक तरबूज का दाम है 5 रुपये, तो अगर हम +5 करें तो 28 5 33, लेकिन कम है, तो अगर 2 तरबूज खरीदे तो ये हो जाएगा 10, और जब 10 हो जाएगा तो 28 और 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 38। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 4 संतरे 2 तरबूज। तो पूछा क्या है, उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या, संतरों की संख्या है भैया 4, 4 संतरे वह खरीदता है और 2 तरबूज खरीदता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 2 संतरे 3 केले 4 सेब की कीमत। तो 2 संतरे हैं, ठीक है, 2 संतरे प्लस 3 केले प्लस 4 सेब कुल कितने में खरीद लिया भाई? ये देखो छत्तीसगढ़ पीसीएस में यहाँ आया हुआ है और कुल खरीद लिया इसने 15 रुपए में। ठीक है, फिर कह रहा फिर खरीदता भैया 3 संतरे प्लस 2 केले, 2 केले खरीदता है प्लस 1 सेब खरीदता है, 1 सेब खरीदता है, और यह कुल कितने में खरीद पाता है? तो यह खरीदता है 10 रुपए में। कितने रुपए में? 10 रुपए में। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 3 संतरे 3 केले और 3 सेब। तो अमित जो है 3 संतरे 3 केले 3 सेब की कितनी कीमत चुकाएगा? चलो भैया, तो ऐसे जब भी अगर इस तरह से प्रश्न है तो सभी को आपको जोड़ देना, जोड़ दीजिए। 2 3 5 संतरे, 3 2 5 संतरे, 4 और 1 5 सेब। जब भी इस तरह से प्रश्न आए तो जोड़ देना है आपको। 15 और 10 कितना हो गया? 25 रुपए। अगर ये इतना पूरा खरीदता है तो 25 रुपए देने पड़ते। अगर मैं 5 से क्या करूं भाई? भाग दे दूंगा। 5 से अगर मैं भाग दूंगा तो दोनों पक्षों में भाग दूंगा। तो 5 से भाग दूंगा तो सब क्या हो जाएगा? 1 1 आ जाएगा, यानी 1 संतरा 1, दोनों जगह यहाँ केले है भाई, तो 1 केला और 1 सेब का कुल कीमत 5 से इधर भी भाग देंगे तो 5 से इधर भी भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 5 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 रुपए। तो यही तो पूछा। अच्छा, ये नहीं पूछा 3 संतरे 3 केले 3 सेब। तो अब क्या करोगे? 3 से गुणा कर दो। तो 3 से जैसे ही गुणा करोगे भैया ये हो जाएगा 3 संतरा 3 केला और 3 सेब। हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया 3 से। जब 3 से इधर गुणा करेंगे तो 3 से इधर भी गुणा करेंगे, तो 3 पचे कितना आ जाएगा? 15 रुपए। कितना आ जाएगा भाई? 15 रुपए। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वह बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में बात आ गई? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह देखिए, सुरेश 20 चॉकलेट 40 मिनट में पैक करता है, ठीक। गुनीत 30 चॉकलेट 45 मिनट में पैक करता है। दोनों एक साथ 1 घंटे में कितने चॉकलेट पैक करेंगे? तो चलिए पहले बात करते हैं सुरेश की। तो पहले बात करते हैं सुरेश की। सुरेश 20 चॉकलेट, यानी हम ये कह सकते हैं कि सुरेश जो है 40 मिनट में कितने चॉकलेट 20 पैक करता है? तो 20 चॉकलेट क्या करता है? पैक करता है। 20 चॉकलेट जो है पैक करता है। तो हम अगर पूछें आपसे कि 1 मिनट में कितना पैक करेगा, तो आप कहोगे 20/40 चॉकलेट जो है पैक करेगा। क्लियर है? अब मैं कहूँ कि 1 मिनट में इतना, तो चूंकि पूछा है कितने में? 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट होता है। अब मैं पूछूं कि 60 मिनट में वो 1 मिनट में इतना पैक करता है, तो 60 मिनट में कितना पैक करेगा? तो आप कहोगे भैया 20/40, 60 से गुणा कर लो, इतना तो आप जानते हो। तो 20 दूनी 40 और ये हो गया 30, यानी वह कितना पैक करेगा? 30 चॉकलेट जो है पैक करेगा। 30 चॉकलेट पैक करेगा 1 घंटे में। ये तो बात हो गई किसकी? सुरेश बाबू की। अब आ जाओ गुनीत की बात करते हैं। तो गुनीत जो हैं ये कह रहे हैं भैया 45 मिनट में ये पैक करते हैं। तो 45 मिनट में, 45 मिनट में ये कितने चॉकलेट पैक करते हैं? 30 चॉकलेट, 30 चॉकलेट पैक करते हैं।
30 चॉकलेट पैक करता है ये बंदा। ठीक है, तो हम कहें कि 1 मिनट में कितना पैक करेगा, तो आप कहोगे 1 मिनट में यह पैक करेगा 30/45 चॉकलेट। 30/45 चॉकलेट यह पैक करेगा। ठीक है, तो भैया 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटे में कितना पैक करेगा, तो आप कहोगे भैया 1 मिनट में इतना, तो 60 मिनट में गुणा कर लो, पता चल जाएगा। तो हमने भैया गुणा कर लिया, तो ये हो गया 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 3 से इसको काटोगे तो ये 20 हो जाएगा। 20 दूनी 40। कितना चॉकलेट पैक करेगा, 40 चॉकलेट यह पैक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाओ। दोनों को क्या पूछा था, 1 घंटे में दोनों एक साथ कितना पैक करेंगे। तो 1 घंटे में ये कितना पैक किया, 30 चॉकलेट, और ये 1 घंटे में कितना पैक किया, 40 चॉकलेट। दोनों 1 घंटे में कितना, 40 और 30 70। हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, किसी को डाउट इसमें? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यह भी अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो एक बस जब चली तो उसमें एक निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। ठीक है, कितने यात्री हैं नहीं पता है, चलो ठीक है। तो हम मान लेते हैं जो यात्रियों की संख्या है वह x है। शुरुआत में यानी जब बस चली थी तो शुरुआत में बस में यात्रियों की जो संख्या थी, बस में यात्रियों की जो संख्या थी, हम मान लेते हैं, हम लोग मानते बहुत हैं भाई। ठीक है, तो मान लेते हैं बस में कितने यात्री थे उस समय जब बस जो है चली थी, तो x यात्री थे। अच्छा, अब आता है बस जब चलती है। ठीक है, ये हो गई हमारी बस। अब ये बस जब चलती है, एक स्टॉप ए है और एक स्टॉप बी है। दो स्टॉप हैं, एक स्टॉप ए है, एक स्टॉप बी है। हो सकता है आगे भी हो, देखेंगे। तो कह रहा है कि जब बस पहले स्टॉप पर पहुंचती है, यानी जब बस यहाँ से चली, यहाँ से चली और स्टॉप यहाँ पर पहुंचती है। ठीक है, तो कहते हैं आधे यात्री उतर गए। आधे यात्री क्या हो गए, उतर गए। तो थे कितने इसमें, तो इसमें जब बैठे थे यात्री, इसमें जितनी भी मुंडी बैठी थी तो वह मुंडी की संख्या थी x। अब यह मुंडी, आधी मुंडी उतर जाती है, तो आधी मुंडी ये उतर जाएगी तो कितनी मुंडी बचेगी, तो आप कहोगे आधी उतर गई, मतलब यक्स थे जिसमें से आधे उतर गए, तो x/2 आधी मुंडी उतर गई। ठीक है, आधी मुंडी उतर गई और 35 मुंडी और चढ़ गई, तो 35 इसमें और चढ़ गए। ठीक है, तो ये क्या है, यक्स पहले कुल मुंडी थी, आधी मुंडी नीचे उतर गए और 35 मुंडी और चढ़ गए। तो अब ये इतने यात्री हैं कहाँ पर, जब बस हमारी पहुंची ए पर। अब बस आगे चलती है, अब बस यहाँ से और आगे चलती है इतनी मुंडी लेकर के आगे चलती है, तो अब दूसरा बस स्टॉप आता है और उसमें से 1/5 यात्री उतर गए। उसमें से 1/5 मतलब इसका 1/5। तो ये थोड़ा सा सॉल्व कर लो। देखो x - x/2 है, x - x/2 का मतलब इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x। 2x में से x घटेगा तो ये कितना आ जाएगा, x/2। यानी ये इसको सॉल्व करने पर ये आएगा x/2 + 35। कितना आएगा, x/2 + 35। इतना समझ रहे हो, कोई दिक्कत? भैया घटाए ही हैं और कुछ किए नहीं है। ठीक है, तो 1/5 मुंडी उतर गया, तो चलो भैया 1/5 किसका, जितनी मुंडी थी, तो मुंडी तो इतनी थी, तो x/2 + 35 में का 1/5। ठीक है, 1/5 अगर बड़े ध्यान से समझिएगा, हम अगर कहें कि 1/5 निकल गया, 1/5 निकल गया, तो कितना शेष बचा, सभी लोग कमेंट करो।
अगर 1/5 निकल गया तो शेष कितना होगा, शेष कितना होगा? तो आप कहोगे भैया कि एक कुल कितना होता है, एक होता है, कुल कितना होता है, एक होता है, तो 1 माइनस 1/5 यानी 4/5 शेष। अगर 1/5, 1/5 मतलब कि 1/5 का मतलब कि 5 हिस्से में से एक हिस्सा निकल गया, 5 हिस्से में से एक हिस्सा निकल गया तो कितने हिस्से बचे, 4 हिस्से, मतलब 4/5 जो है अभी हैं उसमें, 1/5 उतर गया। जब 1/5 उतर गया तो बचा कितना, 4/5। ये बात समझ में आ गई? ये इतनी मुंडी थी जब बस चली थी, जिसमें से 1/5 उतर गई तो बची कितनी, 4/5 मुंडी बची, यहाँ पे इतनी मुंडी बची है। अच्छा, अब ये जो 4/5 मुंडी बची है तो उसके बाद बस में 80 यात्री थे, यानी कह रहा है कि अब जो यात्री हैं यहाँ पे जब उतर गए, अब जो यात्री हैं ये 80 के बराबर है। ये कितने के बराबर है, 80। तो 5 का गुणा इधर कर लो, 4 का इधर गुणा कर लो। अब डायरेक्ट काटना सीखो यार भाई, 4 × 4 और ये काटेंगे तो 20 हो जाएगा। 5 का उधर क्या होगा, गुणा होगा, तो 20 पंचे क्या हो जाएगा, 100। तो x/2 + 35 बराबर 100। तो x/2 बराबर 100 में से 35 अगर घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका 65। कितना आ जाएगा, 65। 65 x बराबर 2 से क्या करोगे, गुणा, तो 2 से गुणा करोगे तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 1 13। कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 और 1 13। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब बिना रुके स्थल की ओर गई। आरंभ में बस में कितने यात्री थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैंने गलत कर दिया, 20 4 20 पंचे 100। ठीक है, इतनी मुंडी बची थी। ठीक है, 35 हमने घटा दिया। ठीक है, बाकी सब यहाँ पर सही है। ठीक है, तो 4/5 जो है शेष बचा। अच्छा, 1/5, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, हमने 40 मुंडी का तो देखा ही नहीं है ना, 40 मुंडी और है भाई। ये देखो 1/5 उतरे तो 1/5 तो वही हो गया कि x/2 + 35। 1/5 उतर गए तो कितने शेष बचे, तो आप कहोगे 4 शेष बचे। तो ये इतना बचे, इसमें से इतना बचे, लेकिन 40 और मुंडी चढ़ गए, 40 को तो हमने देखा ही नहीं, तो +40। अब ये जब 40 मुंडी और चढ़ जाते हैं तो अब यात्री की संख्या टोटल कितनी है, 80, ये कह रहा। चलो भैया, पहले 40 घटा दो तो ये हो जाएगा x/2 + 35 × 4/5 बराबर 40 उधर घटेगा तो 40, 80 में से 40 ये उधर जाएगा तो 40 हो जाएगा। 4 × 4, 4 दहा में 40 हो जाएगा ये। तो x/2 + 35 बराबर 10 × 5 = 50। 35 उधर जाएगा तो x/2 बराबर 35 घट गया तो कितना बचा, 15। तो x बराबर कितना, 30। x बराबर कितना, 30। बड़ा अच्छा सवाल था ये, तो बहुत ही अच्छा और अच्छा सवाल इसको हम कहेंगे, सबसे अच्छा सवाल था ये। तो जैसे जैसे कह रहा बस वैसे वैसे करते जाइए, ये हमारी संख्या आ जाएगी। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया, शुरुआत में कुल कितने मुंडा मुंडी थे, तो कुल टोटल 30 थे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो ऐसे ही प्रश्नों को हम लोग फिर एक नेक्स्ट सेशन में एक और देखेंगे इसी तरह से, जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग पर आधारित होगा। मैं हट जा रहा हूं ताकि आप इसको पूरी तरह से अच्छे से देख पाएं। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट में इसी तरह से और प्रश्नों के साथ हम लोग मिलेंगे, और इन प्रश्नों को आप अच्छे तरह से जरूर करिए। ठीक है, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि गलती होने के कोई चांसेस ना रहें। यह प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना, तो इसीलिए मैं एक प्रैक्टिस इसका सेशन और लाऊंगा, हो सकता है एक से ज़्यादा भी लाऊं। ठीक है, क्योंकि ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तब तक आप भाई स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।